हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। इवोल्यूशन का आपका पार्ट 4 चल रहा है। अब इवोल्यूशन के पहले जो हमने पार्ट किए उसको आप जाइए और देखिए। उसमें मैंने आपको इससे पहले जो बताया उसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो लेटेस्ट अभी पार्ट 3 में हमने कंप्लीट किया था, वो था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया था। और हम पढ़ क्या रहे थे, इवोल्यूशन के अंदर की जो थ्योरीज हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने पहले पढ़ा था लैमार्किस थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया था उन्होंने अपना डिसयूज का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने क्या मतलब अपने जिराफ के नेक के ऊपर उन्होंने एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, डार्विन्स की थ्योरी लेंगे। डार्विन जो है हमारे, उन्होंने भी क्या किया है, हमें थ्योरी दी है इवोल्यूशन के ऊपर। इवोल्यूशन को समझाने के लिए हमें किसने, चार्ल्स डार्विन ने भी थ्योरी दी है। एक उन्होंने बुक लिखी है, किन्होंने, डार्विन ने। डार्विन की एक बुक है डार्विन्स बुक, उसमें इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में देखिए, इवोल्यूशन क्या है, हम जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हमारी खोज कैसे हुई, हमारे यूनिवर्स की खोज कैसे हुई, इन सब की हम इसमें इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। उसमें कैसे चेंजेस आए धीरे धीरे, कैसे आपके पहले छोटे मुनेरा के किंगडम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आए होंगे, फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, इवोल्यूशन होने लगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनने लगी, अपन आ गए, ह्यूमंस आ गए। तो ये हमारे में चेंजेस आ रहा है, ऑरिजिन हो रही है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फिर धीरे धीरे कैसे चेंजेस आए, ये सब चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, इवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने एक बुक दी 1859 में, बुक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी बुक दी, ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस में हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बुक ही पूछता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बुक आपको सारी याद कर लेनी है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब आई थी, 1859 के करीब आई थी ये बुक। 1859 में दिया किसने था, चार्ल्स डार्विन में। किसके ऊपर दिया था, इवोल्यूशन के ऊपर दिया था। इस बुक के अंदर इन्होंने बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन किए थे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जैसे ब्रांचिंग डिसेंट हो गया और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में आपको पहले पार्ट में बता चुकी हूँ, आप जाओ, मतलब जो पहले हमारे पार्ट आ गए हैं, सेकंड थर्ड किसी पार्ट में आपका नेचुरल सिलेक्शन है, आप उसको जाओ देखो, तब आपको समझ में आएगा नेचुरल सिलेक्शन में किसकी बात कर रही हूँ। तो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर हमारे डार्विन ने भी बताया है और अपनी बुक में बताया है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया है। इन्होंने इवोल्यूशन का मतलब जितना आपने जितना अभी तक पढ़ा ना, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशंस आएगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आएगा, ये सारा आपको पढ़ना है। अगर पूरा इकट्ठा करके कहीं पढ़ना है तो आपको डार्विन पढ़ाएंगे अपनी बुक में, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में आप डार्विन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इवोल्यूशन मतलब कैसे आया वो बताया। मतलब देखिए, इवोल्यूशन के आने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हुआ इवोल्यूशन, क्यों आया चेंजेस, कैसे आया। तो इवोल्यूशन के आने मतलब चेंजेस जो आया उसके भी कई रीज़न हो सकते हैं। तो डार्विन ने हमें बताया, जो उनकी बुक है उसको पढ़ने से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन किसके कारण होता है। आपके नेचुरल सिलेक्शन, नेचर आपको क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन करता है, ये मैं आपको पहले बताई थी। वेरिएशंस आया, फिर नेचर ने क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन किया। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन किया, और किसको नेचुरल सिलेक्शन करते हैं, वो जो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो उस इन्वायरमेंट में और फ्यूचर में भी ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने का चांसेस रखता है और ज़्यादा प्रोजेनी हमें प्रोवाइड करेगा। तो वो हमने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा था। तो हमारा इवोल्यूशन करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन आ रहा है हमारे में, स्ट्रगल टू मतलब हम देखो, हमें रहना है तो हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें एग्जिस्ट करना है, हमें अर्थ में रहना है, एग्जिस्ट करना है ना। तो ये सारा क्या हो गया, इवोल्यूशन कैसे आया, कम्स थ्रू। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कम्स थ्रू, इसके कारण आता है आपका, आता है नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल टू एग्जिस्ट, और क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
ये सब जहाँ कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ये सारी चीजें नहीं होती, इसका मतलब क्या है, ये बोला जा रहा है इवोल्यूशन इसके कारण आया, कम्स थ्रू, है ना। तो अगर हम ये चीज़ों के एलिमिनेट कर दें, अपने पॉपुलेशन में हम बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उससे हम ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दें, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन नहीं आएगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, स्ट्रगल टू एग्जिस्ट नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे इवोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार सब तो अब एक जैसे हो, सबको मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वेरिएशंस भी बोल रहे हैं ना, वेरिएशन ही नहीं आ रही, मतलब आपका ना जियोग्राफिकल एरिया चेंज हो रहा है, ना आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको विंग्स चाहिए, आपको वाटर में रहना है, मतलब एक ही जगह सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर रहने लगेंगे, उनके अंदर ये सारी चीज़ें आप एलिमिनेट कर दो, ये सारे फैक्टर्स, तो क्या होंगे, सेम कंडीशन में आ जाएंगे, सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो फिर वहाँ पे हमें चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इवोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सेम कंडीशन है, सेम आपको जो दिया गया आप उसी पे रह रहे हो, आपको कोई अलग से चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। इवोल्यूशन तभी होता है ना जब आपको मतलब कुछ अडॉप्ट करना होता है, जियोग्राफिकल एरिया को अडॉप्ट करना है, या आपकी नीड है, आपको विंग्स चाहिए, आपको उड़ना है, तो इस तरह करके आपको क्या आता है, इवोल्यूशन होता है, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, जो चेंजेस लाती हैं, चेंजेस आपके यही सारे फैक्टर्स लाएंगी, ठीक है। तो जब ये फैक्टर्स रहेंगी ही नहीं तो आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए बोला गया, डार्विन ने क्या बताया कि कंक्लूजन है ये एक कि ये जो 3-4 मैंने भी पॉइंट लिखे हैं, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एग्जिस्ट करना है हमें, रहना है हमें, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो क्या नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। तो उसी को उल्टा कर दो, अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो मतलब ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ या सारी चीज़ें मिला के क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबल होंगी, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है। तो देखिए आपकी जो ये बुक इन्होंने लिखा था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा था, इसमें इन्होंने अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन किया था। मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रही, क्योंकि इसका मेन पॉइंट है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन का डार्विन ने जो बुक दी है उसमें नेचुरल सिलेक्शन को उन्होंने फोकस किया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि डार्विन का पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, 4 आपके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, कौन कौन से उन्होंने पॉइंट एक्सप्लेन किया है। तो जहाँ आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिखेगा आपको वो टिक करना है, क्योंकि उन्होंने वही बताया है ना। और अगर आगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी लिखा है, ब्रांचिंग डिसेंट भी लिखा है, ये सारे मैथ ये भी लिखा है कि कौन कौन से स्टेप उन्होंने बताए थे या कौन कौन से फैक्टर्स बताए थे, तो आपको वो करना है कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन टिक करना है ना। इसलिए इसका एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताया गया है और एक मैं पहले भी बोली ब्रांचिंग डिसेंट बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है किसमें, इस वाली बुक में आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो है डार्विन है, ये आपके वेरिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम अभी एक और साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे, ह्यूगो डे वेरिस, उन्होंने म्यूटेशन की बात की है। तो वेरिएशन और म्यूटेशन बहुत अलग अलग चीज़ें, इसका हम अभी डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, वेरिएशन आपकी बहुत अलग चीज़ है, वेरिएशन में बहुत टाइम लगता है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, जबकि म्यूटेशन क्या है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो क्विक हो जाती है, मतलब जल्दी हो जाती है ना। जबकि जो आपकी वेरिएशन है, इवोल्यूशन क्या, वेरिएशन क्या लाएगा, इवोल्यूशन लाएगा। तो इवोल्यूशन कभी भी मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं होता है आपका, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस चेंजेस इवोल्यूशन का नहीं होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इवोल्यूशन अपना टाइम लेता है, ये क्विक प्रोसेस नहीं है ना। तो देखिए डार्विन ने एक ये भी बताया, स्टेप भी बताया कि हमें इवोल्यूशन मतलब क्यों हो रहा है, क्यों चेंजेस आते हैं, चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ये तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया कि ये चीज़ें हो रही हैं, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये चीज़ें हो रही हैं। पर उसका एक और पॉइंट है, स्टेप्स हैं। देखिए अगर पॉपुलेशन नहीं होगी, है ना, अगर ज़्यादातर लोग नहीं है, 10 ही लोग बस पूरी दुनिया में रह रहे हैं, तो उनको एक दूसरे से मतलब नहीं, उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा, उनको एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आपको मतलब दूसरे एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में अगर आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस कब आप आएंगे, कब आप एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया जाने की सोचोगे, आपको पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं,
तो सब साथ में नहीं रह सकते हैं, है ना, मुश्किलात हो रही हैं, हमें रहने के लिए जगह कम पड़ रही हैं, या मतलब उतना सही से अपन नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी, हमारी पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए जितने रिसोर्सेज हैं उसको यूज कैसे करेंगे। देखिए अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर 1000 लोग हैं, है ना, और आपके पास क्या है 2-3 बस आम के पेड़ हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, सबका वो बना रहेगा, सब तुक्का लगाए रहेंगे कि हमें तोड़ना है, हमें तोड़ना है ना। तो वहाँ पे क्या, वो कंपटीशन बढ़ा, कुछ ही रिसोर्सेज हैं और उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। पर अगर आपके पास 3 आम के पेड़ हैं और हैं कितने लोग, मान लो मुश्किल से 5 या 6 लोग हैं, तो कंपटीशन क्या हुआ, कम हुआ, है ना। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन आया और कंपटीशन, ठीक। तो पॉपुलेशन आया, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जगह चेंजेस करते हैं, चेंजेस आते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इवोल्यूशन होता है। कंपटीशन आया, कंपटीशन को कम करने के लिए, कंपटीशन बढ़ा, तो कंपटीशन को घटाने के लिए हमारा क्या होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह आए तो हमारे अंदर क्या आया, चेंजेस आए, है ना। तो देखिए जब कंपटीशन बढ़ा और फिर क्या आएगा, वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन कब आएगा, अगर आप पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको घटाने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप अडॉप्ट करोगे, आपकी बॉडी धीरे धीरे अडॉप्ट करना सीखेगी, मतलब जो हमें ज़रूरत है उसके नीड के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस, वेरिएशन क्या है, एक तरह का चेंजेस है, आपके बॉडी के अंदर क्या आया, चेंजेस आया, है ना। तो यहाँ पे ये जो एक कॉन्सेप्ट है, फिर से क्या आ जाएगा, चेंजेस आया। फिर बहुत सारे, देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी बताया था कि नेचर आपका क्या करता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यहाँ पे क्या क्यों बात हो रही, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, नेचुरल सिलेक्शन आता है। तो नेचुरल सिलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो उस कंडीशन में ज़्यादा फेवरेबल होगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनके अंदर चेंजेस आया, ठीक है, एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसका चेंजेस आया, तो जो इवोल्यूशन होके जो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स बने हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग फिटेस्ट होगा, हम कैसे बात करें, ये नहीं बात करें कि कौन हट्टा कट्टा है, कौन लंबा चौड़ा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में, जो कंडीशन अभी अर्थ की है, नेचर की जो अभी कंडीशन है, उस कंडीशन में, है ना, वो कंपटीशन झेल पाएगा कि नहीं, उस पॉपुलेशन में रह पाएगा कि नहीं, उस वेदर में रह पाएगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। तो आपको सिंपल समझना है, जो कंडीशन है सराउंडिंग की, इन्वायरमेंट की, सब जगह की, उस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा मुमकिन है कि वो रह सकता है, झेल सकता है, फिट हो सकता है ना, मैक्सिमम जो आपका ऑर्गेनिजम्स होगा जो उस कंडीशन में रह सकता है, झेल सकता है उस कंडीशन को, तो उसको क्या करती है, नेचर सेलेक्ट कर लेती है ना। तो वही होता है आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 इतने ऑप्शन है, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सबसे सही होगा, सबसे सही ऑप्शन होगा, जो जितनी आपकी कंडीशन है उन सब में ये क्या सही बैठेगा, है ना। अपन देखते हैं ना कि हाँ हम अपने पास इतने सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें भी फिट हो, इसमें भी फिट हो, इसमें भी फिट हो, इसमें भी हम उस ऑप्शन को रखते हैं, है ना। तो हो सकता है ये दो पॉइंट के आपको फॉलो कर रहा हो, ये 4 ये 5, पर ये जो एक होगा, एक ऐसा होगा उसमें से जो मैक्सिमम फॉलो कर रहा होगा। 5-6 जितने आपके यहाँ पे पॉइंट्स बने वो सारे मैक्सिमम कौन फॉलो करेगा, कोई एक फॉलो कर रहा होगा, तो हम उसको चूज कर लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियरी है। और नेचर कैसे बेनिफिशियरी देखती है कि उसको कैसे फायदा देखती है, नेचर उस हिसाब से सेलेक्ट करती है जो उस कंडीशन में ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सके, है ना। देखिए नेचर का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो बंदा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बंदे की बात नहीं हो रही, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी प्रोजनी बना सके, रिप्रोडक्शन कर सके, क्योंकि अपन हमेशा नहीं रहने वाले, अपन अपनी प्रोजनी बना के ही अपना फ्लो जारी रखते हैं ना। या अगर कोई प्लांट है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस है, कोई भी है, तो वो अपनी प्रोजनी बना देता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, उसकी जेनरेशन कहला रही है ना। तो वो जेनरेशन बनाने में जो ज़्यादा फेवरेबल है, इसलिए बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सके। और रिप्रोडक्शन में भी कैसे, ज़्यादा की क्या बात हो रही है कि ऐसा मतलब जो हाई प्रोजनी दिला सके और हाई और हेल्दी प्रोजनी दिला सके, है ना। तो यहाँ पे के 4 पॉइंट थे, एक 5वां क्या आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन का क्या बेसिस होगा आपका,
जो हमें क्या दे सके, हाई प्रोजेनी दे सके। इन दैट कंडीशन, जो आपकी कंडीशन है या जो फ्यूचर में चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा आपकी रिप्रोडक्शन कर सके, हाई प्रोजेनी दे सके, उसको क्या करेगी, नेचर अडॉप्ट करेगी। तो ये आपके किसने बताया है, डार्विन ने ये स्टेप्स बताया। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर हमने लैमार्क पढ़ा था, ये डार्विन पढ़ा है। एक मैं आपको कंक्लूजन इसका डार्विन का बता देती हूँ। डार्विन को आपको ये याद रखना है कि इन्होंने एक बुक दी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक दी थी, 1859 में आई थी ये बुक। इसके अंदर इन्होंने मेन चीज़ क्या बताई थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताया था। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर जितने आपके डिफरेंट स्पीसीज बनी है इवोल्यूशन के बाद, उसमें से जो सबसे फेवरेबल स्पीसीज होगी सराउंडिंग और कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसको क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। और वो जो सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होंगे, वो ज़्यादा हाई प्रोजेनी देने में सफल होंगे, है ना, केपेबल होंगे। और दूसरा क्या पॉइंट बताया गया था, ब्रांचिंग डिसेंट, है ना। तो ब्रांचिंग डिसेंट और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये दो आपके कॉन्सेप्ट इसमें इस बुक में डार्विन ने बताया है ना। डार्विन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरा एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप्स इन्होंने बताया कि क्यों इवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, पॉपुलेशन आया, पॉपुलेशन से कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा तो चेंजेस आए, चेंजेस बढ़े तो नेचर क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट आया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। चेंजेस आए तो हमें चुनने की ज़रूरत पड़ी कि इन जो जितने नए स्पीसीज बने हैं, चेंजेस आए हैं, उनमें से सबसे कौन फिटेस्ट होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आया तो ऑब्वियस बात है हम क्या आएगा, नेचुरल सिलेक्शन आएगा, तभी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट होगा। नहीं तो हम क्यों देखेंगे कि कौन फिट है ना, कौन फिट है तभी हम देखेंगे क्योंकि हमें उसको सेलेक्ट करना है, उसी को बस रखना है, हम सबको नहीं रख सकते हैं। तो क्या ऑप्शन है, नेचुरल सिलेक्शन का। तभी आपको क्या होता है, एक्सटिंक्ट होते हैं ना, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि वो शायद फेवरेबल नहीं थे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, नेचर उसको नहीं रखी, उसको नहीं नेचुरल उसका सिलेक्शन किया, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर क्या नहीं है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बैठा होगा नेचर के हिसाब से। तो इसलिए उनका क्या हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, है ना, वो नहीं सर्वाइव कर पाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका डार्विन का समझना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, म्यूटेशन थ्योरी आती है। इवोल्यूशन में देखिए, इवोल्यूशन तो आपका बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, मतलब ये बहुत टाइम लेता है, वेरिएशंस के कारण होता है। पर इसी के अंदर हमें डिफरेंस समझने के लिए, म्यूटेशन के बीच में डिफरेंस समझने के लिए हमें क्या पढ़ाया जाता है, म्यूटेशन थ्योरी। और म्यूटेशन थ्योरी दी किसने है, आपके ह्यूगो डे व्रेस ने दी है। किसने दी है, म्यूटेशन ह्यूगो डे व्रेस ने आपको क्या दी है, म्यूटेशन थ्योरी दी है, ठीक है। तो जो ये आपके डी वेरिस हैं, इन्होंने क्या बोला है, जो म्यूटेशन काज हो रहा है, म्यूटेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ जेनेटिक्स में। म्यूटेशन आपका कहाँ होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो आपका डीएनए है, जीन है, मतलब क्रोमोसोम वगैरह, जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये सब कहते हैं ना। जीन हमारा क्या है, बेसिक आपका यूनिट है जेनेटिक मटेरियल का। तो जब उसमें कोई चेंजेस आता है तब वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन, उसमें जब कोई चेंजेस आते हैं तो वो हमारा क्या टर्म होता है, म्यूटेशन टर्म होता है। तो म्यूटेशन थ्योरी हमारे ह्यूगो डी वेरिस ने दिया है। और इन्होंने क्या बोला है, जो म्यूटाजेंस हैं, म्यूटाजेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अभी मैं एक लिख देती हूँ। एक्सरे जो हम कराते हैं ना, वो भी म्यूटाजेंस के तरह काम करता है। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, जिसके कारण क्या कॉज हो रहा है, म्यूटेशन कॉज हो रहा है। मतलब म्यूटाजेंस वो चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक बताया था, फिजिकल टर्म्स में क्या होता है, अगर आप बहुत लाउड म्यूजिक, वाइब्रेशन ये सब सुनते हो तो उससे भी क्या हो जाता है, म्यूटेशन आ जाता है ना। तो आपका एक यहाँ से समझना है, एक्सरे आपको क्या है, एक म्यूटेशंस है, और एक्सरे से आपको म्यूटेशन हो सकता है अगर आप बार बार करा रहे हो, है ना। एक बार में भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका एक्सरे, आपको यहाँ से ये पढ़ना है कि एक्सरे आपका क्या है, म्यूटेशंस के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो आपका म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, वेरिस साहब ने दी है। इन्होंने क्या बोला है,
आपका देखिए डार्विन ने क्या बोला, वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने जो चेंजेस बोला है, म्यूटेशन भी आपका चेंजेस है, ठीक, वेरिएशन भी आपका चेंजेस है, पर जो वेरिएशन ला रहा है वो इवोल्यूशन करेगा, और इवोल्यूशन क्या है आपका लॉन्ग पीरियड वाली प्रोसेस है, और जबकि म्यूटेशन क्या है, ये शॉर्ट टर्म वाली पीरियड, शॉर्ट प्रोसेस है ना, धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि कोई अगर आपका डीएनए में या क्रोमोसोम में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसी जगह पे, एक ही जगह पे अगर बार बार आपको चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपका ये डीएनए होता है ना, तो किसी एक ही पॉइंट पे अगर आपका बार बार चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशन कॉज हो रहा है, तो क्या हो गया, मल्टीपल म्यूटेशन हो गया एक ही जगह पे। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन भी हम इसको कह देते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रही सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, क्योंकि ये एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है साल्टेशन का। साल्टेशन ये क्या है, सिंगल स्टेप हो रहा है पर लार्ज म्यूटेशन हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। जब आपका एक ही पॉइंट पे मल्टीपल म्यूटेशन होने लगे, एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे आपका मल्टीपल म्यूटेशन होने लगे, तो वो क्या कॉज करेगा, साल्टेशन कॉज करेगा, और इसके कारण क्या हो जाता है, कई बार न्यू स्पीशीज बन जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपका म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ह्यूगो डी व्रिस के द्वारा दी गई है। इन्होंने क्या बताया है कि आपके जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जेनेटिक मटेरियल के कारण चेंजेस आते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स से आपका जेनेटिक मटेरियल आ रहा है और न्यू बॉर्न में आ रहा है, तो वो आपका जितना उसमें आपका फर्टिलाइजेशन में टाइम लगता है सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा, कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर जबकि जो इवोल्यूशन होता है उसमें आपके ईयर्स के, मतलब बहुत सालों का टाइम लग जाता है कई बार, है ना। तो वो आपका क्या हो गया है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि म्यूटेशन क्या है आपका बहुत ही मतलब छोटी प्रोसेस है, और ये जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। और दूसरी बात आपको एक चीज़ यहाँ से ये देखना, जो म्यूटेशन है ये आपका ज़्यादातर क्या होता है, फेवरेबल नहीं होता है, बेनिफिशियरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि म्यूटेशन से आपको बहुत सारे सिंड्रोम डिसीज कॉज हो जाती है ना। सिंड्रोम डिसीज आपकी जितनी भी टर्नर डाउन, ये सारी सिंड्रोम्स जो हैं आपके म्यूटेशन से कॉज हो जाती हैं। तो आपका जो म्यूटेशन है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जबकि आपके जो वेरिएशंस है जो आप जिसके कारण आपका इवोल्यूशन होता है वो क्या है, फेवरेबल है। तो मैं इतना इसमें डीप में क्यों पढ़ा रही हूँ, आप इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ से वेरिएशन और म्यूटेशन के ऊपर डिफरेंस समझना है। तो उसी को अब हम पॉइंट डाउन करेंगे। देखिए वेरिएशन आपका किसने दिया, वेरिएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आपका डार्विन ने दिया, और म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपका डी वेरिस साहब ने दिया, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, बाय डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने हमें वेरिएशन के बारे में बताया, ठीक है। और ये यहाँ पे ह्यूगो डी वेरिस साहब ने म्यूटेशन के बारे में बताया, ठीक है। जो आपका वेरिएशन है ये क्या है, आपका लॉन्ग टाइम पीरियड वाली प्रोसेस है ना, लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग पीरियड या कुछ भी आप लिख लो, कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, क्विक प्रोसेस है, ये क्विक और सडन प्रोसेस है, ये जल्दी होती है आपकी प्रोसेस, है ना। इसमें आपका जो वेरिएशन होगा उसके अंदर भी आपकी न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाती है ना, न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाती है, पर बहुत टाइम बाद होती हैं, बहुत इसमें आपका टाइम लगता है। पर यहाँ पे क्या है, साल्टेशन होता है, और कई बार आपका क्या होता है, नई स्पीसीज बन जाती हैं। तो साल्टेशन क्या है आपका, उसमें आपका ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। मैं आपको बताई कि इसमें क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हो रहा है, एक ही जगह पे बार बार अगर आप कर रहे हो, म्यूटेशंस वहाँ पे आ रहे हैं, एक ही जगह पे बार बार अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कॉज करेंगे, किस पे, जेनेटिक मटेरियल पे। जेनेटिक मटेरियल पे अगर म्यूटेशंस बार बार अफेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कॉज करेंगे, म्यूटेशन कॉज करेंगे, और म्यूटेशन जब कॉज कर रहे हैं वो, तो एक ही जगह पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साल्टेशन हो जाएगा। और कई बार साल्टेशन की वजह से क्या हो जाता है,
नई स्पीसीज फॉर्म हो जाती है ना। तो ये क्या हो गया आपका नई स्पीशीज, इसमें आपके म्यूटेशन में जल्दी बनेंगी, इसमें आपके वेरिएशन में धीरे होते ये प्रोसेस होती है, और ये क्या है फेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल या बेनिफिशियरी है ये। देखिए आपका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन आपके नीड के अकॉर्डिंग होता है, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग होता है, और जो कंडीशन है उसको अडॉप्ट करने के अकॉर्डिंग होता है ना। तो ऑब्वियस बात है कि अगर वेरिएशन आपके मतलब सुविधा के लिए हो रहा है, चेंजेस आपके सुविधा के लिए आ रहा है, तो क्या होगा, फेवरेबल होगा, बेनिफिशियरी होगा। जबकि जो म्यूटेशन है ये क्या है, म्यूटेशन आपको म्यूटेशन से कॉज हो रहे हैं, और ये एक गलती की वजह से कॉज हो रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है किसको, आपके जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। हार्मफुल क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कॉजेज डिसीज, ये बहुत सारे आपके जेनेटिक डिसीजेस कॉज करती है, सिंड्रोम्स हो जाते हैं इससे। तो आपके जो म्यूटेशन से चेंजेस आते हैं ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जबकि जो वेरिएशन आपके अंदर आती है टाइम टू टाइम जबकि अंदर वेरिएशन आती है वो आपके लिए फेवरेबल होती है, बेनिफिशियरी होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक और पॉइंट आप देख सकते हो, ये क्या होता है, स्लो होता है, और ये फास्ट प्रोसेस है ना, क्विक एंड सडन है तो फास्ट है, यहाँ पे ये स्लो है, लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस करना था। फिर एक आता है कॉन्सेप्ट आता है, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का कैसे मतलब पहले वो क्या थे, फिर धीरे धीरे क्या क्या हुआ। जैसे हम सुनते हैं ड्रायोपीथिकस, रामापीथिकस, उसको पढ़ने से पहले, वो टॉपिक शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ ये पढ़ना है कि देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन पहले कर लेते हैं। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है ना, अब हमें ज़रूरत नहीं है पर हमारे एंसेस्टर्स में ज़रूरत थी उनकी, है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन से आपको ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना है। वेस्टिजियल ऑर्गन आपके बॉडी पार्ट्स के या एंसेस्टर के बॉडी पार्ट्स में वो ऑर्गन थे जो एंसेस्टर्स में तो यूज़फुल थे पर आपके बॉडी पार्ट में यूज़लेस है, पर हैं अभी, है ना, या तो एक्सटेंट हो गए हैं, पूरी तरफ से गायब हो गए, पर अगर वो हैं तभी हम उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कह रहे हैं ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी पार्ट के वो हिस्सा होता है, वो ऑर्गन होता है जिसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है पर वो अभी भी है। पर वो तब क्यों है, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे उनमें उनकी ज़रूरत थी, वो उसमें यूज़फुल थे, पर अब हम में यूज़लेस हो गए तो धीरे धीरे गायब होंगे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, अभी हमारे अंदर विजडम टीथ होता है ना, हमारे अक्ल के दांत जो होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स में क्या थे, यूज़फुल थे, पर अब हमें उनका वो यूज़ नहीं है जो एंसेस्टर यूज करते थे। और एक क्या है, अपेंडिक्स, आपको पता होगा अपेंडिक्स होती है आपकी किस में होती है, वो मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो बता देते हो। डाइजेशन के उस प्रोसेस में जब हम इंटेस्टाइन पढ़ते हैं तो इंटेस्टाइन के पार्ट में हमारा क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे ऐसे आपका प्रोजेक्शन होता है। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो आपका अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स आपको ये याद रखना है, इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारे में कुछ काम नहीं है, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। और बॉडी हेयर भी जिनको हम बोलते हैं, मतलब बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, पर हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें और ज़्यादा थे, पर अब हम वो हमारे में क्या हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए। अब उसकी ग्रोथ भी कम हो गई है और मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो भी कम हो गई है। तो विजडम टीथ हो गया, अपेंडिक्स हो गया, बॉडी हेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं बॉडी में, है ना। इसके बाद आता है एक हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल आता है। हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल आपको ज़रूरी क्यों है, ये प्रिंसिपल आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप ये पता कर सकते हो कि इवोल्यूशन हो रहा है आपके पॉपुलेशन में कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल तब लागू होगा जब आपकी क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है, क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसमें ये जो जीनोटाइप रेशियो है, ये जीनोटाइप रेशियो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो देखिए जो पी स्क्वायर है ये आपके होमो आपका जो होमोजाइगस आपका ये जीनोटाइप होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हेट्रोजाइगस है, और ये होमोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिसेसिव है, और ये क्या है आपका डोमिनेंट है। तो ये आपका जीनोटाइप ये रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर जब इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जब होगा, जब इसकी वैल्यू जो आपका पी स्क्वायर प्लस 2pq और क्यू स्क्वायर लिखा है इसकी वैल्यू जब 1 होगी तो क्या माना जाता है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, नो इवोल्यूशन, कांस्टेंट है। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है आपका, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी 1 लिखा है ना, जीनोटाइपिक जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ए ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, इसका जो हमने एक्सप्रेशन बना लिया है, इसका हमारा क्या आया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्सप्रेशन की 1 आ रही है। तो मतलब यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है आपकी, कांस्टेंट आपकी जीनोटिपिकल फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो देखिए मतलब अगर इवोल्यूशन होना है, इवोल्यूशन तो होता है हमें पता है, तो मतलब जब इवोल्यूशन होगा तब आप यहाँ से समझ सकते हो कि जब इवोल्यूशन होगा तब इसकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या नहीं रहेगी, 1 नहीं रहेगी। तो जैसे आपके डार्विन ने बताया था कि इवोल्यूशन किस किस कारण होता है, तो उसी तरह आपके जो यहाँ पे हार्डी-विंसबर्ग है, ये किसका प्रिंसिपल है, हार्डी-विंसबर्ग का प्रिंसिपल है। तो इन्होंने कुछ 5 आपके पॉइंट्स बताया जिसके कारण इनका ये जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू 1 आती है वो अफेक्ट हो सकता है। तो इसका देखिए इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको इवोल्यूशन हो रहा है तो उसके 5 आपके कारण हैं जिसके कारण इवोल्यूशन होता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो क्या बोले, ये उनका एक्सप्रेशन है पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये जब ये वैल्यू रहेगी, जब 1 वैल्यू आएगी तब मतलब नो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। और जो 5 उनके फैक्टर्स हैं वो जब इसको अफेक्ट करेंगे, इस चीज़ को, ये जो जीनोटिपिकल आपकी फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिकल फ्रीक्वेंसी उसको जब अफेक्ट करेंगे तब क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो यहाँ से ये समझ आता है कि जो 5 फैक्टर्स है जो आपके एक्सप्रेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं वही 5 फैक्टर इनके अकॉर्डिंग, हार्डी-विंसबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, इवोल्यूशन के कारण है ना। तो वो 5 क्या हैं, 5 क्या क्या है आपके वो फैक्टर्स हो जाएंगे, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो हम करते हैं, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, म्यूटेशन आ रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। इसमें से बहुत से वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे, तो इसका मैं लिख देती हूँ कौन कौन से हैं। जीन माइग्रेशन, माइग्रेशन तो आप समझते होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो इसको हम और भी लिख देते हैं जीन फ्लो, ठीक है। और क्या हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है और नेचुरल सिलेक्शन। आपका नेचुरल सिलेक्शन आप देख रहे होगे सब जगह आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ और यहाँ पे 5, ठीक है। तो म्यूटेशन, म्यूटेशन भी आपको बोला गया ना, म्यूटेशन के कारण भी आपका क्या कॉज हो जाता है, आपका इवोल्यूशन कॉज हो जाते हैं। और क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब अपन लिंकेज पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब आपका लिंकेज होता है तब आपका क्या होता है, वेरिएशन नहीं आते, पर जब आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तब आपका क्या आता है, वेरिएशन आता है, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है वो पेरेंटल लुक की नहीं बनती, उसमें चेंजेस होते हैं ना। तो यही हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर होता है तो भी इवोल्यूशन हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाएगा। ये किसके लिए, इवोल्यूशन के फैक्टर्स है ना। तो इवोल्यूशन आपका जेनेटिक माइग्रेशन के कारण भी होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण होता है, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना। अगर आपको इवोल्यूशन का नहीं समझना है तो आप यहाँ पे ये समझो, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये किसके कारण अफेक्ट होता है, दिस एक्सप्रेशन अफेक्टेड बाय दीज 5 फैक्टर्स। और ये 5 फैक्टर्स क्या हैं, जीन माइग्रेशन जिसको हम जीन फ्लो भी कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर ये सारी चीजें सेम रहे, कांस्टेंट रहे, ना चेंज हो, तो क्या होगा, इसमें आपका चेंजेस नहीं आएंगे। जब इसमें चेंजेस नहीं आएंगे तो मतलब आपका वेरिएशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। ये आपके हार्डी-विंसबर्ग कहना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि आपका अगर आपके पॉपुलेशन में लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें अगर आपकी
इसकी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो क्या होगा, कांस्टेंट आपकी जीनोटिपिकल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और उसमें नो इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। और जब ये 5 फैक्टर जेनेटिक फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें सब इस प्रिंसिपल को अफेक्ट करेंगी। इस प्रिंसिपल को अफेक्ट करने का क्या मतलब है, पॉपुलेशन में अफेक्ट करेंगी। पॉपुलेशन में जब ये सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करने लगेंगी तब क्या होगा, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये आपके कौन बोलते हैं, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब होमो सैपियंस कैसे बने, वहाँ हम लास्ट तक जाएंगे स्टार्टिंग से, है ना। तो देखिए क्या बोल रही मैं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए वैसे तो आपको ओरिजिन ऑफ मैन का क्या बताया जाता है कि ये कब है, 15 मिलियन ईयर एगो आए। बिलियन की बात नहीं हो रही है, बिलियन आपके यूनिवर्स और अर्थ के टाइम पे हो रही थी, अब क्या आ रहा है, मिलियंस के बारे में आ रहा है बात ना। अपन होमो सैपियंस में आप आ जाओगे तो फिर थाउजेंड्स में आ जाएगा, आइस एज थाउजेंड्स में आ जाएंगे, अभी मिलियन की बात हो रही। तो जो ओरिजिन ऑफ मैन वैसे माना जाता है 15 मिलियन ईयर एगो माना जाता है, पर उससे पहले भी एक थे, कौन, ड्रायोफिथिकस जो थे, और एक कौन थे, रामापिथिकस। तो जो आपको ड्रायोफिथिकस थे वो आपके 15 मिलियन ईयर एगो के भी पहले थे। कितने, 25 मिलियन ईयर एगो पहले आपके ड्रायोफिथिकस के फॉसिल्स मिले होंगे, है ना। आपको कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया था ना, जो फॉसिल्स अपन पढ़ रहे थे, फॉसिल्स हमारे पास्ट का एविडेंस है। तो फॉसिल्स से हमें पता चला कि जो आपका ड्रायोफिथिकस थे वो आपके 24 मिलियन ईयर एगो पुराने थे, है ना। और जबकि रामापिथिकस जो थे वो क्या थे, 15 मिलियन ईयर एगो के पुराने थे, मतलब ये आपके पहले आए होंगे, फिर ये आए रामापिथिकस, है ना। तो जो आपके ड्रायोफिथिकस थे वो क्या थे, मोर एप लाइक थे, ये ह्यूमन लाइक अभी नहीं बने, ये एप लाइक है। और रामापिथिकस कौन थे, मोर ह्यूमन लाइक थे या होमिनॉइड थे, ह्यूमन लाइक मतलब होमिनॉइड, है ना। तो यहाँ से आपको रामापिथिकस हम पढ़ते हैं, 2 टर्म हम पढ़ते हैं, ड्रायोफिथिकस हमें एप लाइक का भी पता रहना चाहिए और रामापिथिकस इनका भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ड्रायोफिथिकस आपके मोर एप लाइक है, 24 मिलियन ईयर एगो आए थे। रामापिथिकस आपके मोर मैन लाइक है, मोर ह्यूमन लाइक थे, वो क्या मतलब 15 मिलियन ईयर एगो आए थे, इनको हम होमिनॉइड कहते हैं। होमिनॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या थे, मोर ह्यूमन लाइक थे, ठीक है। वैसे क्या बोला जाता है, हमारे क्लोजेस्ट कौन अभी जितने अभी हैं, मंकी, चिंपैंजी, ये सब, तो हमारे क्लोजेस्ट किसको माना जाता है, तो हमारे क्लोजेस्ट मतलब हमारे सिमिलर किसको माना जाता है, चिंपैंजी को ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। चिंपैंजी जो है वो हमसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और चिंपैंजी में भी जो चिंपैंजी का बेबी होता है, बेबी चिंपैंजी, एडल्ट चिंपैंजी में थोड़ा अंतर हो जाता है, पर जो बेबी चिंपैंजी है वो ह्यूमन से ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। ये आपका अलग एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ऐसे चल रहा था। तो इसके बाद क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। थर्ड आएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस देखिए, ये मैं नंबरिंग से इसलिए कर रही हूँ कि इनका ईयर इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 मिलियन ईयर एगो आए थे ना, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये 5 मिलियन ईयर एगो आए, मतलब आप देख रहे होगे डिफरेंस भी, आप देखो ये 10 मिलियन ईयर एगो का आपके इसमें गैप आ गया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये कैसे आए, आने का मेरा क्या मतलब है, इनमें इवोल्यूशन हुआ है ना, इनमें चेंजेस आए, तो चेंजेस आए तो अब ये किस तरह बन गए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो फॉसिल्स मिले होंगे उसमें रामापिथिकस से कुछ डिफरेंस रहा होगा, कुछ डिफरेंट रहे होंगे ना, कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा, कुछ चेंजेस आया होगा। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमें कहाँ मिले, 5 मिलियन ईयर एगो मिले थे, है ना,
तो देखिए यहाँ से हमारी ब्रेन कैपेसिटी आ जाती है कि हमारा ब्रेन कितना काम करता था। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उनका ब्रेन कैपेसिटी आपका 500 सीसी था, ठीक है। तो 500 सीसी आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे उनका ब्रेन की कैपेसिटी थी। और ये ज़्यादा क्या खाते थे, फल फूल खाते थे, फ्रूट खाते थे। अभी मीट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ठीक है। तो ये क्या खाते थे, ये खाते थे फ्रूट खाते थे, फ्रूट ईटर थे ये। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपके पहले थे जिन्होंने क्या आपका यूज करना, बनाना टूल्स का यूज करना शुरू किया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने, ठीक है। इसके बाद आता है 4th नंबर पे होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो सैपियंस अभी नहीं आया, होमो सैपियंस अभी नीचे आएगा, अभी होमो हैबिलिस आए हैं। तो होमो हैबिलिस क्या, होमो हैबिलिस ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद आए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका कुछ साल बाद ये डिस्कवर हुआ। क्यों, इसमें इवोल्यूशन हुआ, कुछ साल बाद इसमें इवोल्यूशन हुआ। तभी ना मैं बोल रही हूँ इवोल्यूशन आपका तुरंत नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपका होमो हैबिलिस बनने में कितना टाइम लग गया, 2 मिलियन ईयर एगो, मतलब यहाँ पे 3 साल का गैप आ गया, है ना। 3 साल बाद, 3 साल का नहीं, 3 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है, ठीक है। 3 मिलियन ईयर एगो के बाद आपका इवोल्यूशन होके क्या बने, होमो हैबिलिस बने। होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी इनसे ज़्यादा होगी, इवोल्यूशन हो रहा है। अब आपको क्या बेहतरीन बना रहा है, नेचर आपका क्या बना रहा है, अच्छा आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, 2 मिलियन ईयर एगो बना। तो ये इतना इनकी ब्रेन कैपेसिटी नहीं होगी, 900 उनकी हो जाएगी इरेक्टस की। इसकी 650 से आप 800 सीसी लिखो, ठीक है। फिर 900 में आपका होमो इरेक्टस जो आते हैं आपके, उनकी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए हैं, होमो हैबिलिस हो गए। ये भी क्या मोस्टली क्या खाते हैं, आपके फ्रूट ही खाते हैं। मतलब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये भी फ्रूट खाते थे, ये भी आपके मोस्टली फ्रूट ही खा रहे हैं। इसके बाद अब आपका क्या आ जाता है, अब आपके वो मीट खाने वाले आ जाएंगे। इसके बाद अभी नहीं आए हैं। तो होमो हैबिलिस आपका ये भी बोला जाता है, फर्स्ट ह्यूमन भी इनको माना जाता है होमो हैबिलिस को। ये ज़्यादा सिमिलर रहे होंगे तो इसलिए इनको फर्स्ट ह्यूमन बोल दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं क्या बोल रही हूँ, होमो इरेक्टस आते हैं। ये कब आए, 1.5 मिलियन ईयर एगो आए। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी हो गई, 900 सीसी हो गई। ये क्या खाते थे, मीट। यहाँ से आपका मीट खाना शुरू हो गया, ये मांस मछली अब खाना शुरू कर दिए। और इरेक्टस से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हम बोलते हैं ना, पत्थर से हम क्या आग जलाना शुरू कर रहे थे। तो पत्थर से आग जलाना हमारा कब शुरू हुआ, 1.5 मिलियन ईयर एगो शुरू हुआ, जब हमारे इवोल्यूशन होके, चेंजेस होके क्या बने, होमो इरेक्टस जब बन गए। तो होमो इरेक्टस ने शुरू किया क्या करना, फायर की इन्होंने ही शुरुआत करी। और स्टोन को रगड़ के जो हम आग जलाने की प्रोसेस होती थी वो होमो इरेक्टस ने शुरू करी। तो यहाँ से होमो इरेक्टस से 2 चीज़ याद रखना है, ये मीट खाना शुरू कर दिए थे और आपका फायर का जो डिस्कवरी हुई वो होमो इरेक्टस पीरियड में हुई। इसके बाद क्या आता है, नीदरथल मैन आते हैं, नीदरथेलियस आपके जो पिथिकस होंगे तो वो क्या होंगे आपके, इसके बाद आएंगे। 1.5 मिलियन ईयर एगो का हो गया। अब इसके बाद आपका थाउजेंड्स में आ जाएगा, ठीक है, थाउजेंड्स में आ जाएगा। देखिए इनको हम और क्या कहते हैं, होमो देखिए होमो सैपियंस आप पढ़ो, होमो नीदरथेलियन मैन पढ़ोगे और होमो सैपियंस सैपियन, 2 सैपियन आ रहा है तो उसको हम क्रो मैग्नॉन भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, मॉडर्न होमो सैपियंस। तो यहाँ से देखिए जो नीदरथियल मैन थे, नीदरथियल मैन में हम 2 डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, होमो नीदरथियल मैन कहते हैं और दूसरे क्या कहते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस या क्रो मैग्नॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, होमो नीदरथियल मैन कहते हैं। ये आपके नीदरथल आपका जो वैली था उसके पास मिले हुए थे, इसलिए हम इसका नाम क्या रखे हैं, नीदरथल मैन रखे हैं, ठीक है, होमो नीदरथियल मैन रखे हैं। इसके बाद क्या मैं बोल रही हूँ, होमो सैपियंस सैपियंस या क्रो मैग्नॉन, ये बोल रही हूँ, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे आपका क्या था 900 सीसी था, अब आपका ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है। तो आपको याद रखना है जो होमो निडरथियल मैन थे इनकी 1400 सीसी थी सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक में जो सबसे ज़्यादा किसकी ब्रेन कैपेसिटी हुई, निडरथियल मैन की कैपेसिटी हुई। ठीक है, उसके बाद आपके क्या आते हैं, क्रो मैग्नन आते हैं, इसमें 1350, ये थोड़ा सा कम हुआ ब्रेन कैपेसिटी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपका निडरथियल जो मैन थे उनकी ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, क्रो मैग्नन की उनसे थोड़ी कम हुई। उसके बाद आपके क्या आते हैं, होमो सैपियंस आएंगे, मॉडर्न होमो सैपियंस। ठीक है, तो देखिए जो क्रो मैग्नन ये सब थे, ये इनके फॉसिल्स मिले होंगे ना, कहीं मिले होंगे, तो इनके फॉसिल्स कहाँ पे मिले हैं, यूरोप में सबसे पहले मिले थे। ठीक है, कहाँ, यूरोप में इनके फॉसिल्स मिले। और देखिए जो क्रो मैग्नन थे, जो हमने आर्ट सुना है कि आर्ट बनाते थे, तो आर्ट की डिस्कवरी आपके क्रो मैग्नन पीरियड से हुई। ठीक है, तो मतलब पेंटिंग करना, आर्ट करना तो उतना डेवलप नहीं हुआ था, पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आपके क्रो मैग्नन पीरियड से हुई, आपकी किसकी, इनकी आर्ट बनाने की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, देखिए आपका एक चीज़ निडरथियल मैन में और याद रखना है कि ये क्या शुरू कर दिए थे, बॉडी को जलाना, जैसे जो खत्म हो जाते थे, जो डेड मैन थे उनको बर्न करना आपके निडरथियल मैन ने शुरू किया था। ठीक है, इनका आप ईयर भी लिख लो, देखो ये कब आए होंगे, 1417 आपके, अब थाउजेंड्स की बात होगी तो उसमें आए थे आपके थाउजेंड्स ईयर एगो, 40-70,000 ईयर एगो आए थे, क्या 1 मिलियन ईयर एगो कर लो। क्रो मैग्नन आपके 40-70,000 ईयर एगो आए थे। ठीक है, तो निडरथियल मैन में आपको ये याद रखना है, इन्होंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया या शेल्टर में रहना शुरू कर दिया। सोशल इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, निडरथियल मैन से शुरू हुआ। सोशल इवोल्यूशन का, ये साथ में रहना शुरू कर दिए होंगे, शेल्टर में रहना शुरू कर दिए, और जो डेड हो जाते थे उनको जलाना शुरू कर दिए। इनका फॉसिल्स कहाँ मिला था, यूरोप में मिला था। इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी, 1400 सीसी थी, सबसे मैक्सिमम थी। ठीक है, क्रो मैग्नन इन्हीं के में, मतलब निडरथियल मैन में मैंने बताया ना होमो निडरथियल मैन थे, और एक क्या थे, होमो सैपियंस सैपियंस, जिनको क्रो मैग्नन किए, वो भी यूरोप में उनका फॉसिल्स मिला, पर उनका थोड़ा सा ब्रेन कैपेसिटी कम था, 1350 सीसी था, और यहाँ से आर्ट पहली बार डिस्कवर हुआ। अब जो आते हैं, क्या आते हैं, मॉडर्न होमो सैपियंस, अपन आते हैं। तो अपन की डिस्कवरी कहाँ, मतलब सबसे पहले हमारा फॉसिल्स कहाँ मिला, बोला जाता है अफ्रीका में मिला। ठीक है, बहुत लोग पंजाब के कुछ एरिया में बोलते हैं, और बुक्स में ज़्यादातर अफ्रीका मिलता है। ठीक है, तो मॉडर्न होमो सैपियंस का आपको फॉसिल सबसे पहले कहाँ पे मिला, अफ्रीका में मिला, जो सबसे पुराना था, और वो कब था, मतलब 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो, आइस एज की अब बात हो रही है, 1000 ईयर एज की बात हो रही है, मिलियंस की बात नहीं हो रही है। तो 75,000 ईयर एगो हमें हमारा होमो सैपियंस का फॉसिल्स मिला। ठीक है, उनका फॉसिल्स नहीं मिला, उनका फॉसिल्स उतना पुराना था। ठीक है, फॉसिल्स मान लो अभी मिला होगा, अभी जांच पड़ताल हुई होगी, पर उनका फॉसिल्स से हमें एज पता चलती है ना, तो उसकी एज क्या थी, 75,000 ईयर एगो वो एज थी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, होमो सैपियंस हमारे कब हुए, मॉडर्न होमो सैपियंस की डिस्कवरी कब हुई, आपकी 75,000 ईयर एगो हुई थी। ठीक है, तो जो आपके होमो सैपियंस थे, अब आपके क्या आ गए यहाँ पे, मॉडर्न होमो सैपियंस आ गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, ये अब हम लोग हैं। तो यहाँ से क्या स्टार्टिंग हो गई, ये अब गुफा में रहना शुरू कर दिए, केव में रहना शुरू कर दिए हैं, और वहाँ पे आर्ट पेंटिंग ये सब बनाना शुरू कर दिए। तो आर्ट पेंटिंग देखिए ये कब आए, 75,000 ईयर एगो आए। ठीक है, to 10,000 इतने में आई है। तो इन्होंने आर्ट पेंटिंग बहुत बाद में शुरू करी, 75,000 ईयर्स एगो पहले ही से शुरू नहीं कर दी थी, आए की शुरू कर दिए। आर्ट केव पेंटिंग आपको ये याद रखने की 20,000 ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ था, 20 to 18,000 ईयर्स के बीच में आपका इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट करी थी, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि केव पेंटिंग, केव आर्ट कब से शुरू हुई, 18,000 ईयर्स एगो आपकी केव आर्ट शुरू हुई। ठीक है, तो आपको देखिए एक एमपी में आपके किसमें, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक आपका क्या है, रॉक शेल्टर है, भीमटेका आपका है, भीमटेक, उसको आप देखो, जाओ खोजो, हमारे एमपी में ही है वो, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जाओ घूमो। ठीक है, तो वो आपका क्या है, आपका रॉक शेल्टर है। ठीक है, तो हमारे एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और एग्रीकल्चर देखिए आपका होमो सैपियंस, तो मॉडर्न होमो सैपियंस 75,000 ईयर्स एगो आ गए, पर आपका एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर लगभग 10,000 जब हमारे ह्यूमंस आए, इसके 10
10,000 साल बाद एग्रीकल्चर शुरू हुआ है, ठीक है। तो मान लो 75 में आए तो 50,000 ईयर्स एगो तक में आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, इन लोगों ने खेती शुरू कर दी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इवोल्यूशन का कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसमें देखो हमने कहाँ से शुरू किया था, हमारी यूनिवर्स कैसे बनी, बैंग बैंग थ्योरी हुई, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आपका गैलेक्सी बनी, फिर आपकी अर्थ बनी। अर्थ पहले क्या थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, रेड्यूसिंग टेम्परेचर था, फिर धीरे धीरे बनना शुरू हुई, ओजोन लेयर आई, ओजोन लेयर ने फिर टेम्परेचर धीमा कम किया, तो बारिश शुरू हुई, बारिश इतनी हुई कि ओशंस बन गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी में, मतलब एक्सप्लोजन हुआ था, फिर ये हमने उसमें पढ़ा था ना, अर्थ के उसमें पढ़ा था, अर्थ का उसमें उसको ये जितनी कंडीशंस है उसको बना के लेबोरेटरी में किसने दिखाया था, मिलर साहब ने बताया था, केमिकल इवोल्यूशन, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं अभी के टाइम पे। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थ्योरीज पढ़ी थी, किसने क्या क्या थ्योरीज दी है, गॉड की थ्योरीज है, किसकी थ्योरीज है, ये वो ना, बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़ी थी। फिर एविडेंसेस पढ़े, फॉसिल्स हमारे एविडेंसेस हैं, है ना, और हमारे एनिमल्स भी बहुत एविडेंसेस है, डायनासोरस हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। और स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये आपको इतना देखना है, इसमें स्टेजेस पूछा जाता है कि हमारा कौन मोर एप लाइक है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकता है कि ड्रायोफिथिकस कि रामापिथिकस, कौन आपके मोर ह्यूमन लाइक थे, या ये पूछ सकते हैं ड्रायोफिथिकस आपके मोर एप लाइक थे कि मोर ह्यूमन लाइक थे, है ना। पूछा जा सकता है कि आपके 500 सीसी कैपेसिटी ब्रेन किसकी थी, या सबसे ज़्यादा किसकी ब्रेन कैपेसिटी थी, तो नीदरथियल मैन की सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी थी, है ना। और ह्यूमंस को डेड ह्यूमंस को बर्न करना कहाँ से स्टार्ट हुआ, नीदरथियल मैन से स्टार्ट हुआ। टूल्स बनाना किसने स्टार्ट किया, ऑस्ट्रोपिथिकस ने स्टार्ट किया। और फ्रूट मतलब मीट कहाँ से खाना शुरू हुआ, होमो इरेक्टस से शुरू हुआ। तो ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो, हार्डी-विल्सन प्रिंसिपल, वेरिएशन, म्यूटेशन, आपके इवोल्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सब कवर करो। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्किज्म थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पढ़ाया आप उसको कंप्लीट करो, और अच्छे से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आप इसके जितने भी आपकी बुक्स आ रही हैं, ईयर्स आ रहे हैं, साइंटिस्ट की नेम आ रहे हैं, उनकी जितनी थ्योरीज है कम से कम वो तो याद ही रखो, है ना। और ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन तो याद ही रखो, मतलब स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, हमारे कौन एंसेस्टर्स थे, हम कैसे कैसे हमारी स्टेजेस आई ना। तो इवोल्यूशन में आपके यही सब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।